नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो युद्ध के मैदान से आ रही है। सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ जो युद्ध के मैदान से आ रही है। अरब में हाई अलर्ट पर है अमेरिका की फौज, ये बड़ी जानकारी। ईरान के हमले के बाद बड़ी सैन्य तैनाती की जा रही है। भूमध्य सागर में अलर्ट पर है अमेरिकी नेवी भी। अरब के सभी बेस पर तैनात हो गए हैं एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान और अमेरिका के बीच सीधी जंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इसी की आशंका शुरू से जाहिर की जा रही थी कि क्या ये सीधे तौर पर भी एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं, और ऐसे ही हालात अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरब में अमेरिका और इजराइल के सैन्य बेस पर सबसे बड़ा हमला होने के साथ ही महासंग्राम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ईरान ने सुबह 3 बजे इराक में अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। इन हमलों में इरबिल शहर में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का मुख्यालय और अमेरिकी काउंसलेट ध्वस्त हो गए। ये 9/11 के बाद अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा बारूदी एक्शन है। ईरान के इस हमले से इजराइल, अमेरिका और इराक थर्रा उठे हैं। अब यह तय माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर पलटवार करेगा। अगर ऐसा हुआ तो अरब से एटमी जंग का सूत्रपात होने की आशंका तेज हो जाएगी। इन मिसाइलों को ईरान से लॉन्च किया गया, लेकिन इनका टारगेट इराक के कुर्दिस्तान में मौजूद थे। कुर्दिस्तान के इरबिल शहर में मिसाइलें पहुंचते ही कोहराम मचना शुरू हो गया। सबसे पहले इराक के इरबिल में फतेह 110 मिसाइलों का टारगेट बना इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का मुख्यालय। एक के बाद एक 6 मिसाइलें इस मुख्यालय पर गिरती हुई नजर आई। इरबिल में मोसाद के मुख्यालय की इमारत तबाह हो गई। ईरान ने दावा किया है कि इसमें मोसाद के 9 जासूस मारे गए। धमाके के बाद हमले की जिम्मेदारी IRGC यानी ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कोर ने ली। ईरान ने कहा है कि इसी मुख्यालय से ईरान पर हमलों की साजिश की जा रही थी। मोसाद ईरानी मिसाइलों के हमले पूरी रात नहीं रुके। इरबिल के अलग अलग ठिकानों पर मिसाइलें बरसती रही। इरबिल शहर के लोगों ने आसमान में उड़ती मिसाइलों की तस्वीरें अपने फोन में रिकॉर्ड की। ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इरबिल में तैनात एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग शुरू कर दी गई। मोसाद के मुख्यालय की तरह ही ईरान ने इरबिल के अमेरिकी कॉन्सुलेट को भी निशाना बनाया। ईरान ने इराक के अमेरिका और इजरायली ठिकानों पर बहुत बड़े हमले किए। ईरान ने इरबिल शहर में पहला हमला मोसाद के मुख्यालय पर किया। मोसाद के ठिकाने वाली इमारत पर 6 मिसाइल हमले किए गए। दावा है कि इन हमलों में मोसाद के 9 ऑपरेटिव्स की मौत हो गई। 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर भी है। इरबिल से 15 किलोमीटर दूर अमेरिका के हरीर सैन्य बेस पर भी ड्रोन और रॉकेट से ईरान ने हमले किए। इस हमले में अमेरिकी सैन्य बेस को बड़ा नुकसान होने की खबर है। इरबिल शहर में ईरान का तीसरा टारगेट बना यूएस काउंसलेट। यूएस काउंसलेट के नजदीक 6 जोरदार धमाके सुने गए। इरबिल के 10 टारगेट पर हमलों के साथ ईरान ने सीरिया में एक मिसाइल स्ट्राइक की। यहां ISIS के ठिकाने पर मिसाइल हमला किया गया। और इस वक्त सीधे रुख करते हैं कोच्चि का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मौजूद हैं। कल जो है केरल के त्रिचूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर 2 अलग अलग मंदिरों में, जो एक राम का मंदिर है और एक श्री कृष्ण मंदिर है, वहाँ पर पूजा अर्चना भी यहाँ पर करेंगे। और उम्मीद है कि त्रिचूर की जनता भी जब सड़कों पर आएगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करेगी।
बिल्कुल अनुज, आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कोच्चि में हैं, रोड शो कर रहे हैं। 2 दिन का ये केरल का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे के दौरान 2 अहम मंदिरों का दौरा भी करेंगे, जिसमें से एक राम मंदिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले लगातार जहां भी वो दौरे पर जा रहे हैं और वहां राम मंदिर मौजूद है तो वहां ज़रूर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। खुद व्रत और उपवास भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिन का दौरा, जिसमें आज वो इस वक्त कोच्चि में मौजूद हैं। ये रोड शो इनका हो रहा है महाराजा कॉलेज ग्राउंड से गवर्नमेंट गेस्ट हाउस तक का एक रोड शो है कोच्चि में, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केरला पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने और जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कल गुरुवायूर के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर वो दर्शन करेंगे। साथ ही सुरेश गोपी जो बड़े एक्टर पॉलिटिशियन हैं, उनकी बेटी के विवाह समारोह में भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा त्रिपयार श्री रामास्वामी टेम्पल जो थ्रिसूर में है, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। केरल के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आप इस वक्त देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान प्रधानमंत्री ने लगातार दक्षिण भारत का दौरा किया है, लेकिन 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केरल के दौरे पर हैं तो इस दौरान भी वो एक अहम और बड़े राम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। वो उसको आगे बढ़ाएं और हम जानते हैं कि बीजेपी उम्मीद कर रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो न केवल केरल में खाता खोले बल्कि आधा दर्जन सीटों से ऊपर यहाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं कोच्चि में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, उनको देखने के लिए। केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो ये साफ तौर पर दिखाता है कि जहां एक तरफ कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं, लेकिन साथ ही दक्षिण भारत भी बीजेपी के लिए कितनी अहमियत रखता है और दक्षिण भारत में भी बीजेपी किस फोकस के साथ और किस ताकत के साथ अपनी मौजूदगी को दर्ज कराना चाहती है, उस तरफ भी साफ तौर पर इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के 2 दिन के दौरे पर हैं और ये इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कोच्चि की तस्वीरें हैं। कोच्चि के वेलिंगटन आइलैंड पे प्रधानमंत्री ने कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड इंटरनेशनल वेसल का जो रिपेयरिंग सेंटर है और जो नया ड्राई डॉक बना है उसका उद्घाटन किया। और अब 2 दिन के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 अहम और बड़े मंदिरों में दर्शन करने के लिए भी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दर्शन करने पहुंचेंगे तो एक भगवान राम के मंदिर में भी वो दर्शन करेंगे। थ्रिसूर में है ये भगवान राम का मंदिर, जिसमें दर्शन करेंगे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख को अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उससे पहले लगातार व्रत कर रहे हैं और जहां भी वो कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं वहां पर भी वो मंदिर में दर्शन करने जरूर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केरला पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया और उसके बाद अब ये कोच्चि का रोड शो आप इस वक्त देख रहे हैं। ये 2 दिन का दौरा है जिसमें आज और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में रहने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की है और अब कल एक बार फिर वो तमाम कार्यक्रमों में और शिरकत करेंगे, लेकिन इसके दौरान वो प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। श्री कृष्ण के प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन करेंगे, लेकिन साथ ही वो त्रिपुरार श्री रामास्वामी टेम्पल जो थ्रिसूर में है, थ्रिसूर जिले में है, वहां पर भी जाएंगे दर्शन करने के लिए। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलग अलग प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त वो केरल के दौरे पर हैं जहां रोड शो चल रहा है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कई कार्यक्रमों में उन्हें शिरकत करनी है, अभी कल भी। ये 2 दिन का दौरा है, आज का दिन उनका
केरल में ही गुजरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए स्वागत करने के लिए किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। कोची में सड़क के दोनों ओर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है और प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान केरल में भी और इससे पहले भी जब वो दक्षिण भारत में दौरे के लिए पहुंचे थे तब भी लगातार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसी तरह से स्वागत किया है। बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं उनके स्वागत समारोह के लिए। ये इस वक्त एक जो रोड शो है उसका आयोजन किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री को देखने के लिए सड़कों के दोनों तरफ उमड़े हुए हैं। ये करीब 1.5 किलोमीटर लगभग की दूरी है जिसे तय करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये महाराजा कॉलेज मैदान से एर्नाकुलम सरकारी गेस्ट हाउस तक का एक रोड शो है कोची में और ये 1.5 किलोमीटर का रोड शो है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कोची में महाराजा कॉलेज मैदान से एर्नाकुलम गेस्ट हाउस तक का सफर तय कर रहे हैं। लेकिन रोड शो में देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका अभिवादन करने के लिए सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। ऐसा बताया जा रहा था कि बड़ी संख्या में लोग इस रोड शो में हिस्सा लेंगे और वो तस्वीरें देखने में भी ऐसा साफ तौर पर दिख रहा है कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी सुबह 6:30 बजे गुरुवायूर के लिए रवाना हो जाएंगे। आज रात कोच्चि में ही बिताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुरुवायूर में प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके अलावा इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी की बेटी की शादी में भी शिरकत करने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा एक और अहम खबर ये कि त्रिशूर जिले के त्रिप्रयार श्री रामस्वामी मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे और फिर कोच्चि लौटेंगे। तो कल सुबह 6:30 बजे बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवायूर के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां पर श्री कृष्ण मंदिर और रामस्वामी मंदिर दोनों जगह वो दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। क्योंकि जहां एक तरफ इस वक्त इन तस्वीरों को देखकर इसके राजनीतिक मायने भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन साथ ही धार्मिक मायने भी बहुत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी लगातार जिस तरह से फोकस कर रही है दक्षिण भारत पर, अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। वाराणसी में भी जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और अभी भी दक्षिण में बीजेपी ने बहुत से मुद्दों को फोकस में रखा है। यानी दक्षिण भारत पर भी बीजेपी का पूरा फोकस है, वो साफ तौर पर दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के दौरे पर हैं। इससे पहले भी वो अलग अलग दौरों पर गए हैं दक्षिण भारत में। कई मौक़ों पर दक्षिण भारतीयों की विदेशों में प्रधानमंत्री ने मदद की है, बीजेपी ने खासतौर पर मदद की है और इसे काफ़ी ज़ोर शोर से कई मौक़ों पर बताया गया है। कई मौक़ों पर दक्षिण भारतीयों की विदेश में मदद की गई। दक्षिण की धार्मिक मान्यताओं और त्योहारों का सेलिब्रेशन देखने को मिला। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पोंगल के मौके पर अपनी तस्वीरें साझा की पूरे देश के साथ और पोंगल त्यौहार की मुबारकबाद दी, उसकी काफ़ी चर्चा रही और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का फोकस दक्षिण भारत पर भी दिखाई दे रहा है। तो 2024 की लड़ाई में विपक्ष को ऐसा लगता है कि दक्षिण भारत में उनके लिए शायद राह बहुत आसान होगी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी बहुत केंद्रित है और अलग अलग समारोह में अलग अलग तरह से लगातार आउटरीच का जो कार्यक्रम है बीजेपी का वो चल रहा है दक्षिण भारत के साथ, ऐसे में लगता है कि ये भी एक बहुत अहम और फोकस्ड एजेंडा है बीजेपी का कि दक्षिण भारत को भी लगातार साधने की कोशिश की जाए, दक्षिण भारतीय लोगों को साधने की कोशिश की जाए। इसके अलावा ये तमाम जो अभी हाल ही में हमने कार्यक्रम देखे हैं वो तो देखे ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी लंबे समय से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। वाराणसी में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दक्षिण भारत को जोड़ने की कोशिश की गई उत्तर भारत से। इसके अलावा तमाम और कार्यक्रम। हमारे साथ आनंद प्रकाश उड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, कई मायने हैं और जिनका हम जिक्र भी कर रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी केरल के दौरे पर हैं, लेकिन इसके पहले भी चाहे वाराणसी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया हो या इसके पहले हमने अभी पोंगल में हाल ही में प्रधानमंत्री की तस्वीरें देखी और प्रधानमंत्री ने जो संदेश साझा किया, ये भी एक बड़ा फोकस एरिया है, ऐसा साफ तौर पर दिख रहा है बीजेपी की रणनीति में। कार्यक्रम तो हैं ही जिनका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और शिरकत करने के लिए, लेकिन साथ ही राजनीति के लिए भी बहुत अहम। बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री अपने दौरे कर रहे हैं जहां भी वो
राजनीतिक कार्यक्रम के साथ साथ सरकारी कार्यक्रम भी साथ में कर रहे हैं और उनकी कोशिश ये रही कि जहाँ भी वो जाए वो जनता से सीधे रूबरू हो, सीधा जनता से कनेक्ट बनाए। और यही वजह है कि आप जहाँ भी देख रही हैं कि प्रधानमंत्री जाते हैं, एक छोटा सा रोड शो करते हैं, सरकारी कार्यक्रम को अटेंड करते हैं और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल जो कार्यक्रम होते हैं, मसलन वहाँ के जो बीजेपी के नेता होते हैं उनसे बुलाते हैं, उनसे बैठक करते हैं, उनकी रणनीति उनसे साझा करते हैं। तो तैयारियाँ होती है लोकसभा चुनाव की, उसको वो समीक्षा करते हैं। चूँकि लोकसभा चुनाव में अब वक्त नहीं बचा है और मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में लोकसभा चुनाव की तारीखें आ जाएंगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो ऐसे में समय बहुत कम है और ऐसे में प्रधानमंत्री ने दोनों जिम्मा संभाल रखा है। एक तरफ वो पार्टी को दशा और दिशा दे रहे हैं तो दूसरी तरफ जो तमाम सरकारी कार्यक्रम है सरकार की भी वो दशा दिशा तय कर रहे हैं। और ऐसे में एक तरह से होता है कि जब आप जनता आपको आशीर्वाद देती है, यानी कि जब वोट का मौका आता है तो उसके पहले एक बार आप ये मौका होता है कि आप जनता के पास जाए, उनको याद दिलाए कि हमने आपके लिए क्या किया है। और जितना प्रधानमंत्री की कोशिश यही होती है कि जनता से जितना से ज़्यादा रूबरू हो सके, जितना से ज़्यादा वो कनेक्ट हो सके। और यही वजह कि जब प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो रोड शो करते हैं, लोगों से हाथ मिलाते हैं, कोई बच्चा होता है उससे हाथ मिलाते हैं, उसके पास जाते हैं और साथ ही साथ सरकारी कार्यक्रम को भी वो अटेंड करते हैं। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि जो चूंकि तीसरा टर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेने जा रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे मैंडेट लेने के लिए, तो बीजेपी को ये उम्मीद है, बीजेपी को थोड़ा डर भी है कि हो सकता है अगर कुछ सीटें कम होती हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे आपको 100% आपकी लोकसभा सीटें आपके पास है, तो अगर इनकेस कुछ कम होती है तो उसकी भरपाई साउथ से हो। और साउथ इसलिए भी कि पिछले 10 साल में बीजेपी ने जितना रीच आउट किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना रीच आउट किया हो साउथ में, तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि वहाँ पे बीजेपी की उम्मीदें ज़्यादा है, बीजेपी के पास वहाँ स्कोप है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं कि नए साल में प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा है वो साउथ में ही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री लगातार साउथ में जा रहे हैं, तमाम स्कीम्स आ रही हैं और पीएम की ये कोशिश है कि जनता को याद दिलाए कि सरकार ने आपके लिए क्या किया है और अगर कुछ कमी होती है सीट की 400 पार का जो नारा दिया है तो उसकी भरपाई जो है वो साउथ से करने की कोशिश है। क्योंकि आनंद, उत्तर भारत में तो बीजेपी अपनी मैक्सिमम सीट्स तक पहले ही पहुंची है, अभी उन्हें उम्मीद है कि वहां पर वो और बेहतर करेंगे, यानी जहां गुंजाइश है और बढ़ने की उन्हें जरूर साधने की कोशिश की जाएगी। और जिन कार्यक्रमों का हम जिक्र भी कर रहे हैं, लगातार हम अपने स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, वो तमाम कार्यक्रम जो दक्षिण भारत को केंद्र में रखकर चलाए गए हैं सरकार की तरफ से। कुछ दिनों पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, तमिल समागम हुआ, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे उस पर शिरकत करने के लिए। तो प्रधानमंत्री ने ऐसे तमाम मौकों पर वो जो आउटरीच प्रोग्राम है दक्षिण भारत को भी जोड़ने का बीजेपी के साथ, उसकी कोशिश की है। लेकिन इसका कितना असर होगा ये भी एक डिबेट का मुद्दा है कि इससे कितना फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप देखा होगा कि एक समय पर बीजेपी को सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी कहा जाता है। अभी भी जो दक्षिण भारत के जो नेता हैं, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, वो बीजेपी को कहती है वो हिंदी बेल्ट की पार्टी है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जितना फोकस किया साउथ में और उनकी अगुवाई में पूरी बीजेपी ने जो उन्होंने लोकसभा की जो सीट्स हैं उनके ऊपर भारी बना दिए हैं और साथ ही साथ लगातार जो साउथ इंडिया को लेकर तमाम स्कीम्स को अनाउंस किया गया है, कई वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ खोली गई हैं, टर्मरिक बोर्ड बनाए गए, कई ऐसी चीज़ें हैं जो साउथ इंडिया को फोकस करके प्रधानमंत्री ने किया है, केंद्र सरकार ने किया है। और ऐसे में जैसा कि आपने बताया कि उत्तर भारत में एक तरह से बीजेपी सैचुरेटेड है कि एक लिमिट है, उसके ऊपर बीजेपी नहीं जा सकती, उससे ज़्यादा सीटें नहीं जीत सकती। तो ऐसे में गुंजाइश रहती है कि सीटें कम हो, तो उसकी भरपाई कहाँ से होगी? आपने नारा तो दिया है 400 पार का, लेकिन भरपाई कहाँ से होगी? तो उसके लिए आपको पूरा एक खुला हुआ मैदान है बीजेपी के लिए साउथ इंडिया का। ये जरूर है कर्नाटक में आपको आनंद, यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल त्रिप्रयाग श्री रामस्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। जहाँ पर भी वो जा रहे हैं कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए, वो वहाँ पर मौजूद राम मंदिर अगर है तो उसमें ज़रूर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। यानी 22 तारीख से पहले की जो तैयारी है वो भी चल रही है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री विकास को, आध्यात्म को, आस्था को, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री अभी का जो धार्मिक अनुष्ठान है वो चल रहा है, प्रधानमंत्री पानी पे अभी चल रहे हैं। तो ऐसे में चूंकि प्रधानमंत्री को यजमान होना है अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें, तो प्रधानमंत्री की आप दिनचर्या को एक तरफ देखिए, वो पानी पी रहे हैं, जो तमाम जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो रीति रिवाज है उसको फॉलो कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में। उसके बावजूद भी उनकी एनर्जी आपको कहीं भी कम नज़र नहीं आएगी। जनता से उसी जोश से मिल रहे हैं, जब मंदिर में जा रहे हैं तो उसी जोश के साथ वो पूजा कर रहे हैं, पूरा उसमें एकदम रम जाते हैं। आपने देखा जब कीर्तन चल रहा था, प्रधानमंत्री कीर्तन में रम गए थे, खुद उसको गा भी रहे थे और हाथ से उसको ताल भी मिला रहे थे। जी आनंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो केरल के 2 दिन के दौरे पर हैं। शुक्रिया। और एक बार फिर रुख करते हैं युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। दक्षिणी इजराइल पर हमास के रॉकेट हमले हुए हैं। हमास ने गाजा पट्टी से दागे हैं 20 रॉकेट, ये जानकारी मिल रही है। हमले की चपेट में कई रिहायशी इलाके आ गए। इजरायली आयरन डोम से ये रॉकेट नष्ट हो गए। लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इजरायली आयरन डोम ने इन रॉकेट को नष्ट कर दिया। किस तरह से हमले हुए उनकी तस्वीरें सामने आई और इजरायली आयरन डोम ने नष्ट किया उन रॉकेट को। लगभग 20 रॉकेट दागे गए थे
इजराइल की तरफ। पिछले 4 साल से बदले की आग में ईरान झुलस रहा है। अब जाकर ईरान को मौका मिला और अपने कमांडर सुलेमानी के मौत का बदला ले लिया। लेकिन ईरान यही रुकने वाला नहीं है। उसने पहली बार अपनी जमीन से मिसाइल अटैक करके अमेरिका को खुला चैलेंज किया है। अरब का नया बादशाह बनने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे सामने सुपर पावर ही क्यों ना हो। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके अपनी ताकत का सबूत दे दिया है। अब अमेरिका को तय करना है कि वो ईरान के हमलों का जवाब किस तरह देता है। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला ले लिया गया। जिससे इजराइल और अमेरिका में कोहराम मच गया है। ईरान ने पिछले 24 घंटों में वो कर दिखाया जिसके बारे में अमेरिका सोच भी नहीं सकता था। एक तरफ ईरान ने इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए, दूसरी तरफ इजरायली कमांडर पेशरफ रिजाई को मार गिराया, जिसकी इजराइल में वही हैसियत थी जो सुलेमानी की ईरान में थी। हमले में इजरायली कमांडर पेशराव डिजाई के अलावा उसकी पत्नी और 2 बेटे मारे गए। ईरान ने हमले की पूरी प्लानिंग की थी, जिसमें ईरान सेना के 3 विंग शामिल थे। पहले लेवल में ईरान से ही मिसाइल दागी गई। सीरिया, इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। दूसरे स्तर पर ईरानी प्रॉक्सी लड़ाकों ने रॉकेट और ड्रोन से हमले किए। इन हमलों को IRGC ने ऑपरेट किया, जिसमें ईरानी फोर्स की दूसरी विंग भी शामिल थी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी, जिसे ईरान में अर्तेश कहा जाता है। इसके अलावा IRGC यानी इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कोर, जिसे ईरान में सिपाह कहा जाता है। इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट फोर्स, जिसे फराजा कहा जाता है। इन तीनों ने मिलकर अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इन्हीं ठिकानों में पेशराव रिजाई पूरे परिवार के साथ रह रहा था, जो सटीक हमले में परिवार सहित मारा गया। इराक के कुर्दिस्तान में इजरायली स्पाई एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर था, जिसका मुखिया पेशराव ईरान विरोधी ऑपरेशन को ऑपरेट करता था। ईरान में होने वाले हाई प्रोफाइल वैज्ञानिकों और सेना के अफसरों के मर्डर के पीछे भी पेशराव डिजाई का हाथ बताया जाता है। पेशराव मिडिल ईस्ट से तेल को इजराइल पहुंचाने का बड़ा कारोबारी भी था। मिडिल ईस्ट में इसका बड़ा नेटवर्क था। मार्च 2022 में भी पेशराव पर इरबिल में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ था और वो बाल बाल बचा था। ईरान उसे इजरायली कमांडर मानता है, जो कारोबारी के मुखौटे में इजरायली स्पाई नेटवर्क की कमान संभाले हुए था। ये उसी हमले का वीडियो है जिसे ईरान ने अंजाम दिया। इसमें 4 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के शहर बशरा से छोड़ी गई, जिन्होंने दक्षिणी इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया। इसके अलावा 2 दर्जन से ज्यादा मिसाइलें ईरान ने दागी और ईरानी प्रॉक्सी गुटों ने कामिकाज़े ड्रोन से तबाही मचाई। इन हमलों की जिम्मेदारी IRGC ने ली है। इसे अपने शहीदों का बदला बता रहा है, जिसमें ईरानी कमांडर सुलेमानी सबसे ऊपर है। यानी सुलेमानी की मौत का बदला कुर्दिश बिजनेसमैन पेशराव डिजाई को मारकर लिया। इस हमले पर IRGC ने कहा है, हम अपने देश की सुरक्षा करने के लिए इस तरह के हमले करते रहेंगे। खून की आखिरी बूंद तक हम डटे रहेंगे, हर शहादत का बदला लेकर रहेंगे। मिसाइल स्ट्राइक
उसी का ट्रेलर है, यानी आने वाले दिनों में विनाशक तस्वीर भी दिख सकती है। ईरान ने यूएस मिलिट्री बेस पर हमले के लिए कई मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसमें सबसे पहले उसने क़याम 1 दागी। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल क़याम की रेंज 700 से 900 किलोमीटर है, जबकि पेलोड 650 किलो। इसके अलावा जुल्फ़िकार से भी हमले किए, जिसकी रेंज 700 से 1000 किलोमीटर है और पेलोड 600 किलो। इसी तरह शहाब 3, जो कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, उसकी रेंज 1300 किलोमीटर, पेलोड 750 से 1000 किलो है। इन हमलों में इमाद मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी रेंज 1800 किलोमीटर है, पेलोड 750 किलो तक जा सकता है। ईरान ने मीडियम रेंज की फतह भी दागी, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है और पेलोड क्षमता 1000 किलो है। इसके अलावा हज कासेम मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए, रेंज 1400 किलोमीटर है और 500 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। एक तरफ इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के हमलों से दहल रहा है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका को ईरानी समर्थित संगठन दहला रहे हैं। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका को ईरान समर्थित संगठन दहला रहे हैं। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 100 से ज्यादा बार अमेरिकी बेस पर हमले हो चुके हैं। अगर सिर्फ सीरिया की बात करें तो ताल बायदार पर 3 हमले हो चुके हैं, जबकि अल शददी सैन्य ठिकाने पर 10 हमले ईरानी प्रॉक्सी ने किए हैं। इसी तरह मिशन सपोर्ट साइट 1 पर 13 हमले और मिशन सपोर्ट साइट 2 पर 12 हमले करके ईरानी प्रॉक्सी ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है। जबकि अल तंफ गैरिसन पर हाल फिलहाल में 7 अटैक किए गए हैं। जबकि सिर्फ इराक की बात की जाए तो रोमालियन लैंडिंग जोन पर 6 हमले, इसी तरह बशर बेस पर 11 हमले और इरबिल एयर बेस पर 10 अटैक, जबकि अल असद एयर बेस पर 23 हमले करके दहलाया है। इतना ही नहीं, इराक में यूएस एम्बेसी और बगदाद डिप्लोमेटिक सेंटर पर एक बड़ा हमला भी हो चुका है। इराक में ज्यादा स्थिति खराब है, कई ठिकानों से अमेरिका ने सैनिक हटा भी लिए हैं, लेकिन अब सीरिया में भी इसी तरह के हालात बनते जा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है, अचानक से प्रॉक्सी संगठन इतने खूंखार कैसे हो गए? इसके पीछे 3 देश हैं जो लगातार प्रॉक्सी संगठनों की मदद कर रहे हैं, ईरान, रूस और चीन। और ऐसा ईरान के कहने पर हो रहा है। सीरिया और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले बता रहे हैं कि अब अरब में जंग का दायरा कितना बढ़ गया है। खासतौर से ईरान समर्थित संगठनों को हाईटेक हथियार मिलने के बाद इन हमलों ने पेंटागन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि ईरान ने न सिर्फ कम और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले करके अपनी ताकत की नुमाइश कर दी है, बल्कि चीन, रूस से ईरान की नजदीकियां अमेरिका इजराइल के लिए बड़े संकट का अलार्म भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लाल सागर में हूती के हमलों का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। टारगेट पर अमेरिका के जहाज हैं, एक के बाद एक 3 हमले हो चुके हैं। अमेरिका तीनों हमले नाकाम करने का दावा कर रहा है, लेकिन हूती हमलों को कामयाब बता रहा है। सच जो भी हो, लेकिन हूती ने जता दिया है कि वो अमेरिका से बदला लेगा और अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ लाल सागर में बढ़ती अमेरिकी नेवी की तैनाती से ये माना जा रहा है कि यमन 24 घंटे के भीतर फिर से दहलने वाला है। हूती ने एक दिन में 2 जहाजों पर हमला किया, डिस्ट्रॉयर और कार्गो शिप को टारगेट किया गया। हूती ने दोनों हमलों में कामयाबी का दावा किया है। 100 घंटे बाद हूती के बदले का एक्शन देखकर लग रहा है कि लाल सागर से यमन तक कई विस्फोट हो सकते हैं। पहले हूती के हमलों की डिटेल बताते हैं। सोमवार को हूती के किसी ठिकाने से अचानक आसमान में दाखिल हुई एक मिसाइल। मिसाइल के टारगेट पर अमेरिका का एक कार्गो शिप था। अमेरिका का दावा है कि मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। हूती ने मिसाइलों के हमले के साथ ही अमेरिका के लिए चेतावनी भी जारी की है। हूती ने कहा है, लाल सागर अमेरिकी जहाजों का कब्र साबित होने वाला है। हूती पूरी ताकत से अमेरिका का मुकाबला करेगा। यमन में अमेरिका के हर हमले को नाकाम कर देंगे।
हूती ने जिस जहाज पर हमला किया उसका नाम जिब्राल्टर ईगल है। हमले के वक्त जहाज अदन की खाड़ी से 160 किलोमीटर दूर था। हमले में जहाज को मामूली नुकसान होने की खबर है। जहाज पर सवार सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। जहाज पर स्टील का सामान लोड था। نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. إن القوات المسلحة اليمنية इससे पहले हूती ने अमेरिकन डिस्ट्रॉयर पर एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हमला किया था। हालांकि अमेरिका ने हमले को नाकाम कर देने का दावा किया है, जबकि हूती का दावा है कि डिस्ट्रॉयर को काफी अधिक नुकसान हुआ है। अमेरिका के मुताबिक मिसाइल हुदैदा के पास से आई थी। हूती ने एंटी शिप क्रूज मिसाइल दागी थी। टारगेट पर अमेरिकी जहाज यूएसएस लाबून था, लेकिन हमले को नाकाम कर दिया गया। अमेरिका और ब्रिटेन ने लाल सागर को सुरक्षित बनाने और हूती के हथियार खत्म करने के मकसद से हमला किया था, लेकिन हूती के पलटवार के बाद अब एक बार फिर यमन में धमाकों की उम्मीद बढ़ गई है। अमेरिका और ब्रिटेन ने लाल सागर के इलाके में युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। नेटो की कई सबमरीन भी इलाके में मौजूद है। युद्धपोत और मिसाइल कैरियर्स भी रेडी हैं। माना जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर अमेरिका हूती की हिमाकत का जवाब देने वाला है। अमेरिका के टोही विमानों ने कई बार यमन की रैकी की है। यमन में हथियारों के गोदाम की जानकारी जुटाई गई है। हूती के कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्च साइट की पहचान की गई है। लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत की तादाद बढ़ती जा रही है। हर दिन नए मूवमेंट्स हो रहे हैं। अमेरिका की तैयारी से साफ है कि इस इलाके में हूती के सफाई का अभियान कभी भी शुरू हो सकता है। लाल सागर में बॉब अल मंडेब स्ट्रेट के पास टास्क फोर्स के वॉरशिप पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हूती के करीब सारे हमले नाकाम किए गए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के कई युद्धपोत इस इलाके में तैनात किए गए हैं। यूएसएस आइजनहावर, यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस थॉमस हडनर, यूएसएस मेजन, यूएसएस लाबून, यूएसएस कार्नी, एचएमएस डायमंड, एफएस लॉन्गडॉक, अभी 4 और वॉरशिप लाल सागर में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। टास्क फोर्स में शामिल नेटो के दूसरे देश भी अपने डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट भेज रहे हैं। लाल सागर की तरफ पूर्वी भूमध्य सागर और अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से युद्धपोत को शिफ्ट किया जा रहा है। नेटो देशों की पनडुब्बियां भी सीक्रेट मिशन पर निकल चुकी हैं। उनकी पोजीशनिंग का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिकी पनडुब्बी कभी भी यमन पर मिसाइल बरसा सकती है। रूस यूक्रेन के बीच का संघर्ष अब पहले से ज्यादा भीषण होता जा रहा है, मगर इस बार संकट यूक्रेन पर नहीं बल्कि यूक्रेन की सप्लाई लाइन पर गहरा रहा है, यानी नेटो के मेंबर पोलैंड पर। जी हां, वही पोलैंड जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर था। और मौजूदा हालात इस बात का संकेत दे रहे हैं कि पोलैंड तीसरे विश्व युद्ध का भी एपिसेंटर बन सकता है। पोलैंड लिथुआनिया के बीच मौजूद सुवाल्की कॉरिडोर से युद्ध का आगाज हो सकता है। क्या जल्द ही नेटो के किसी मुल्क पर अब तक का सबसे बड़ा और विध्वंसक अटैक होने वाला है? या फिर रूस यूक्रेन युद्ध अब वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील होने वाला है? जिस यूरोप से पहले 2 विश्व युद्ध लड़े गए, अब उसी यूरोप में थर्ड वर्ल्ड वॉर की बिसात बिछ गई है। और ये कोई हवाई दावा नहीं, बल्कि जर्मन मिलिट्री की सीक्रेट रिपोर्ट लीक हुई। और यकीन मानिए,
उस लीक रिपोर्ट में पुतिन के स्टेप बाय स्टेप यानी हर दांव की पुख्ता जानकारी दी गई है। वो ये कि पुतिन ब्रिगेड का पहला टारगेट कौन होगा, पुतिन की सेना कहां से अटैक करेगी, रूस डिफेंस किन हथियारों का इस्तेमाल करेगा। यकीन मानिए, जर्मन मिलिट्री की लीक रिपोर्ट में पुतिन के हर विध्वंसक प्लान, हर विस्फोटक प्रहार और हर विनाशक हथियार की पुख्ता डिटेलिंग की गई है। और जानते हैं, सीक्रेट रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि फरवरी 2024 में पुतिन नेटो के खिलाफ सबसे बड़े और सबसे भीषण युद्ध का आगाज कर देंगे। आखिर कैसे, यह भी आपको बताते हैं। फरवरी 2024, सुवाल्की कॉरिडोर पर रूस के 2 लाख सैनिकों की तैनाती। मार्च 2024, सुवाल्की कॉरिडोर से रूस का पोलैंड पर पहला अटैक। अप्रैल 2024, यूक्रेन के खिलाफ ऑफेंसिव हथियारों का इस्तेमाल। मई 2024, नेटो के देशों पर साइबर और हाइब्रिड अटैक। जून 2024, बेलारूस की सरजमी से पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला। जुलाई 2024, कैलिनिनग्राद से यूरोपीय देशों पर मिसाइलों से प्रहार। अगस्त 2024, रूसी ब्रिगेड का बाल्टिक देशों पर सीधा हमला। सितंबर 2024, बेलारूस में रूसी सेना और हथियारों की डिप्लॉयमेंट। अक्टूबर 2024, पोलैंड और बाल्टिक देशों पर एटमी हथियारों का इस्तेमाल। नवंबर 2024, पोलैंड में नेटो और रूसी सेना के बीच महाजंग। तो क्या रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने यूरोपीय देशों में एटमी सुनामी लाने की पूरी तैयारी कर ली है? क्या साल 2024 में यूरोप से ही तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होगा? और सबसे अहम ये कि क्या पोलैंड के सुवाल्की शहर में बना सुवाल्की कॉरिडोर ही वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर बनेगा? यहीं से तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होगा। दरअसल सुवाल्की कॉरिडोर लिथुआनिया और पोलैंड की सरजमी पर मौजूद एक छोटा सा हिस्सा है जो करीब 60 मील यानी 100 किलोमीटर का है। ये कॉरिडोर बेलारूस को रूस के कैलिनिनग्राद से जोड़ता है और पोलैंड और लिथुआनिया के बीच होने के चलते इस कॉरिडोर में रूस और बेलारूस की दस्तक नेटो के लिए वहां खतरे से कम नहीं है। और अब इसी कॉरिडोर पर रूस ने अपनी सेना का डिप्लॉयमेंट तो कर दिया है। इसके साथ साथ जर्मन फौज भी सुवाल्की में मोर्चा संभाल चुकी है, मतलब आर पार की जंग के हालात बन चुके हैं। और जिस तरह पोलैंड के आसपास नेटो और रूसी सेना का जमावड़ा हो रहा है, उससे साफ हो चुका है कि सुवाल्की कॉरिडोर जल्द ही तीसरे विश्व युद्ध का बैटल ग्राउंड बन सकता है। रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। 14 जनवरी को रूस को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन ने रूस के 2 विमान मार गिराए और इस हमले में रूस की वायुसेना के लेफ्टिनेंट जनरल की मौत की खबर भी है। इस नुकसान के बाद रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए हैं। पुतिन ने तय कर लिया है यूक्रेन पर इतनी बारूदी वर्षा की जाएगी जितनी आज तक नहीं की गई है। 14 जनवरी को यह तय हो चुका है कि यूक्रेन पर अब सबसे बड़े और विनाशक प्रहारों की झड़ी लगने वाली है, क्योंकि यूक्रेन ने रूसी एयरफोर्स को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है।
अजोव सागर के नजदीक यूक्रेन ने रूस के A-50 अवैक्स और IL-22 विमान को निशाना बनाया है। यूक्रेन के इस हमले में रूस का A-50 अवैक्स ध्वस्त हो गया और IL-22 को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रोस्तव क्षेत्र में A-50 अवैक्स के क्रैश होने से बड़ा धमाका सुना गया। यूक्रेन ने दावा किया है कि ये हमले उसने किए हैं, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि रूसी सेना की गलती से विमान गिरा। अमेरिका के मुताबिक रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से ही विमानों पर हमला किया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि हमले के वक्त A-50 एयरक्राफ्ट में रूसी वायुसेना के लॉन्ग रेंज एविएशन के लेफ्टिनेंट जनरल ओलेग व्लादिमीरोविच सवार थे। इस हमले में लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीरोविच की मौत हो गई। अगर ये दावा सच है तो यूक्रेन पर महाविनाशक हमले होने तय हैं और इन हमलों की शुरुआत हो चुकी है। पंद्रह 16 जनवरी को रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले किए। रूस के हाइपरसोनिक हमलों में पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों को टारगेट किया गया। खार्किव में रूसी मिसाइल हमले से एक इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। खार्किव हमले में कई घरों को नुकसान पहुंचने की खबर है। खार्किव के अलावा नीप्रो, खेरसोन के कई इलाकों में भी मिसाइल हमले हुए हैं। मिसाइल हमलों के साथ साथ यूक्रेन पर इन्फैंट्री और आर्टिलरी हमले भी तेज कर दिए गए हैं। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर यूक्रेन को 15 जनवरी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। रूस ने दावा किया है कि डोनेट्स्क के यूक्रेनी मोर्चे पर आर्टिलरी और इन्फैंट्री हमले किए गए। इन हमलों में यूक्रेन के ब्रैडली बख्तरबंद वाहन तबाह हो गए। इसके साथ ही 24 घंटे में यूक्रेन के 200 सैनिक मारने का दावा किया गया है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की सैन्य चौकियों को ड्रोन से भी निशाना बनाया जा रहा है और यूक्रेन के सैनिक इन हमलों में मारे जा रहे हैं। रिपोर्ट है कि रूस ने यूक्रेन पर इस हफ्ते बड़े हमले की तैयारी कर ली है। यूक्रेन पर 2 लाख से ज्यादा जवान अलग अलग मोर्चों पर हमला कर सकते हैं। दावा है कि रूस ने हमले के लिए बेलारूस की फौज को भी अपनी सेना में शामिल कर लिया है। ये तस्वीरें बेलारूस के फौजियों की है जो बर्फ से ढके एयरफील्ड पर विमान में सवार हो रहे हैं। फौजियों से भरा यह विमान रूस के लिए रवाना हो गया। दावा किया जा रहा है कि युद्धाभ्यास के नाम पर रूस ने बेलारूस की फौज को बुलाया है, लेकिन बेलारूस की फौज को यूक्रेन युद्ध में उतारा जा रहा है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको गोपनीय तरीके से रूस की मदद कर रहे हैं। संकेत साफ है कि यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की तैयारी हो रही है। रूसी जनरल की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए 2 लाख से ज्यादा जवान हमला करेंगे और यूक्रेन के शहरों पर हाइपरसोनिक हमलों की झड़ी लगने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।